नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए स्टडी को शुरू करते हैं और आज के राजनीति शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि परिषद विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं हो सकती है। मान लीजिए कि बिहार में आपका विधानसभा का सीट 243 है, तो विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ठीक है, विधानसभा का सीट यहाँ 243 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होगा। तो कितना तिहाई, इसका एक तिहाई निकाल दीजिए। 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 81। तो 81 से कम नहीं होना चाहिए, तो आपको बताना है इसमें से। तो एक तिहाई, एक चौथाई, दो तिहाई या एक छमाही। तो आपका एक तिहाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है, तो विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। ठीक। अगला, विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की एक तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। ठीक है, समानता से, स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से या शिक्षा से। तो संविधान के जो अनुच्छेद 25 है वो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 25 है। तो इसका आंसर जान लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से। कैसे, आइए जानते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 25 है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का मूल अधिकारों का विवरण है। जो मूल अधिकार होते हैं वो आपके संविधान में 6 हैं। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, तिलक और राजेंद्र प्रसाद। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज के लेखक जो है आपके महात्मा गांधी है। आइए जानते हैं, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। ओके, चलिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5, 1/8, 1/10 या 1/12। इसको कोरम संख्या भी कह सकते हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। कैसे, आइए जानते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 होने चाहिए, जिसे कोरम कहते हैं। बताएं, कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। ये रहेंगे तो सदन कार्य चलेगा। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए, बिहार के कौन से राज्यपाल ऐसे थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद। तो आपके आंसर हो जाएंगे हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू के पहले जो थे आपके राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद थे। इनका कार्यकाल भी देखेंगे। आइए, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल 2015 से 2017 तक रहे थे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से लेकर 2022 तक रहे थे। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक का रहा और ये रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने थे। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। बताएंगे। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, WC बनर्जी। ठीक है, इसको WC बनर्जी भी बोलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। आइए जानते हैं कैसे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज IAS अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी A.O. ह्यूम और इसके सचिव थे A.O. ह्यूम। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 दिसंबर, 19 दिसंबर, 12 अक्टूबर या 4 दिसंबर? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो ये जो मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को दर्शाता है? अनुच्छेद 123, 124, 153, 213। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 124 आपके हो जाएंगे। चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं कैसे 124 होंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहता है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में किए गए हैं, जो अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार में 6 हैं और भाग 3 है और ये भाग आपके 5 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कानून एवं न्याय मंत्री। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर माने कानून जो ऑफिसर होता है वो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को प्रसाद पूर्वक रखा जाता है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यही वकील का काम करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। ठीक है, कोई केस वगैरह हुआ तो आप सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल जाके केस लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये तो मैं तो बताया था, रामनाथ कोविंद है ना। इनका सेशन आपका जो था 17 से 22 था और 14वें राष्ट्रपति थे। अगला कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह, सचिन, सान्याल, हरदयाल सिंह या सुभाष चंद्र बोस, किसने की थी? तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, है ना। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। और 1929 में इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर जाकर असेंबली में बम फेंका था। इनके अन्य सहयोगी सदस्य जो थे आपके भगत सिंह जी से 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे, उनके सदस्य थे छबील दास और यशपाल। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है राज्यसभा का 15%, लोकसभा का 15%, संसद का 15% और संसद का 12%। तो मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? चलिए तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोकसभा के 15%। ठीक है, ये जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है, लोकसभा का 15%। आइए जानते हैं इसके बारे में। मंत्रिपरिषद आकार का लोकसभा आकार का 15% होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों को अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा में ये 10% है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 320, 359, 324, 280। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 324, है ना। आइए जानते हैं इसके बारे में। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक उल्लेख है इसका, चुनाव आयोग का। ठीक, चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट्स क्या कहता है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था।
जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपयुक्त दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह हो गई। ठीक, फिर एक बार अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है तथा उनके वेतन भत्ते व दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। समझे? आगे और सुनिए। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय निकालता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है, यानी 65 वर्ष की आयु तक ही ये निर्धारित है। 6 वर्ष आपका कार्यकाल हो या ना हो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन थे। वही सुकुमार जो पुष्पा मूवी लेकर आ रहे हैं। अगर सुनिएगा, वो नहीं यार, वो दूसरे हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनी थी वीएस रामा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 में। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपके वो राजीव कुमार है, ये 25वें। अगला क्वेश्चन आपके है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, राज्यसभा की सिफारिश पर या राज्यों की सिफारिश पर? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 से संबंधित है। राज्य सूची का के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। दूसरा, यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है, केवल राज्यसभा ही, याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं अनुच्छेद 67 के तहत, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आगे, यदि राज्यपाल द्वारा आपातकाल की घोषणा यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी होगा अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, ये भी पॉइंट्स आप जान लेंगे। पहला क्या है, पहले पॉइंट्स को समझिएगा। संविधान में लोकसभा को भी विशेष शक्तियां है जो राज्यसभा के पास नहीं है। वो कौन कौन सी है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। अगला, राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां, 74वां, 91वां या 86वां? बताएंगे पंचायती राज। ऑप्शन नंबर है 73वां। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया और इसे पंचायत नाम दिया। ठीक है, कितना अच्छा बात बोल रहा है, सुनिएगा। फिर कहता है कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
इस सूची में पंचायतों की जो 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज से है। देखेंगे कौन कौन समिति है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज। जीबी के राव समिति पंचायती राज। एल.एम. सिंघवी पंचायती राज। थंगुन समिति पंचायती राज। गाडविल समिति पंचायती राज। और इनके यहाँ डेट आपको दिए गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ। जीबी के राव समिति 1985 में गठित हुआ। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में गठित किए गए। थंगुन समिति 1988 में और गाडगिल समिति 1988 में। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि यह पारित नहीं हो सका था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9 के क को जोड़ा, साथ ही 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा और इस प्रकार इस अधिनियम ने नगरपालिकाओं, शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा का दर्जा दे दिया। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। निम्नलिखित समितियों एवं आयोगों का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। आइए वो भी देखते हैं। चलिए, स्थानीय वित्तीय जांच समिति, इसके अध्यक्ष थे पी.के. वट्टाल। कारारोपण जांच आयोग जॉन मथाई। नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति का आयोग जो बना था वो नदरुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में बना था। ग्रामीण नगरीय संबंध समिति ए.पी. जैन। स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संस्थानों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति रफीक जकारिया। नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति जो बनी थी वो बनी थी बी.एस. मूर्ति की अध्यक्षता में। नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति बनी थी गिरजापति मुखर्जी के शासन में अध्यक्षता में। आइए, स्थानीय नगर निकायों तथा नगर निगमों के गठन, शक्तियों तथा कानूनों पर गठित अध्ययन दल के.एन. सहाय। आगे नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग सी.एन. कुरिया की अध्यक्षता में बने थे। उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था। हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और निरस्त हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार बताएंगे। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार है ना। मौलिक के अधिकार में नहीं आता। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, संपत्ति का अधिकार इसमें आपको संपत्ति का अधिकार आइए जानते हैं डिटेल से। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। देखें, वही बात बोले थे। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विविध अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए हैं। कौन से संशोधन है आइए देखते हैं। राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। दूसरा, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। अगला, राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगला, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधि अधिकार बनाया गया, विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है इत्यादि। ठीक है, आइए जानते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे और वो भी अस्थायी, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए जानते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, बाद में हटा दिया जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की नहीं, मूल संविधान में। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। संचालन समिति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति बने थे संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? ऑप्शन है यंग इंडिया, तमस, पद्मावत, इंडिया डिवाइडेड। तो महात्मा गांधी से जो संबंधित पुस्तक थी वो थी आपकी यंग इंडिया। ये जानते हैं, यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक थी। महात्मा गांधी से संबंधित जो पत्र और पत्रिकाएं एवं पुस्तकें हैं वो निम्न है: यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा है। एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं कौन थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है, टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की है और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है। और गुजरात में एक साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। अगला, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? व्यापार से, प्रशासन से, शिक्षा से या केंद्र राज्य संबंध से? ठीक है, कोठारी आयोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपकी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से कोठारी आयोग का संबंध है। कैसे, आइए देखते हैं। कोठारी आयोग का संबंध आपकी शिक्षा से। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग की स्थापना की। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। कौन से विश्वविद्यालय भाई, वो भी जानना जरूरी है। तो आपके यूजीसी है ना, जो आपके यूजीसी आपके यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उसके आपके कोठारी, डॉक्टर कोठारी उस समय आपके अध्यक्ष थे। अगला है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 14, 18, 22, 20। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22। आइए जानते हैं कैसे। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है आपके। ये भाषाएं कौन सी है? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। पहले 14 थी, बाद में कितनी हुई? 22। सिंधी भाषा को 21वें संविधान के तहत 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया था। ये भी आप पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? 6 माह, 1 साल तक, 14 दिनों तक या 3 माह तक? कितने दिनों तक अपने को धन विधेयक को रोक सकती है? आंसर हो जाएंगे भी 14 दिनों तक। ठीक है, 14 दिनों तक रोक सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित है। प्रथम बार केवल लोकसभा में यह पेश किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है। न तो आविष्कार कर सकती है, न ही संशोधित। वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। बन जाने, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया है उसी रूप में राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। ठीक है, तो ये रही धन विधेयक के बारे में। और इम्पोर्टेंट आपके ये राजनीति शास्त्र इम्पोर्टेंट मैंने MS के क्वेश्चन कराया। वीडियो पसंद आई होगी तो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट GK के साथ, तब तक के लिए।